एक था राजा और एक थी रानी। बचपन की कहानियां ऐसे ही शुरू हुआ करती थी। कहानी का सुखद अंत हो तो कहते थे कि दोनों मिल गए और खत्म कहानी, और दुखद अंत हो तो दोनों मर गए और फिर भी खत्म कहानी। पर आज बात होगी एक ऐसे किस्से की जिसमें राजा है, रानी है, एक रियासत है, मौत का षड्यंत्र है, नागा साधु है, कोर्ट में चल रही 2000 दलीलें हैं, और एक जज हैं जो अपना फैसला सुनाकर अपने करियर को ही अलविदा कह देता है। दोस्तों, मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं एक कहानी, द मिस्टीरियस पॉडकास्ट। यह एक ऐसा कोर्ट केस है जिसने 16 साल बंगाल में हंगामा मचा कर रखा। एक ऐसा मामला जिसका राम जेठमलानी जैसे दिग्गज वकील अपने लेक्चर में उदाहरण देते थे, तो छात्रों के लिए यह एक केस स्टडी थी। बंगाल के बच्चों को जिसे दादा नानी की कहानी के तौर पर सुनाया जाता था। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। यह कहानी शुरू होती है 1909 में पूर्वी बंगाल के ढाका के पास ववाल नाम की एक रियासत से। रियासत काफ़ी बड़ी थी और जिससे सालाना 6.5 लाख की कमाई होती थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे 6.5 लाख रुपए तो कोई बहुत बड़ी धनराशि नहीं है, पर यह बात 1909 की है। तब 6.5 लाख रुपए एक बहुत बड़ी धनराशि हुआ करती थी। सारी की सारी यह कमाई उस रियासत के जमींदार के पास जाती थी, जिन्हें राजा साहब कहा जाता था। पूरा परिवार जयदेवपुर बाड़ी में रहता था, जो राज परिवार की पुश्तैनी हवेली थी। साल 1909 में इस रियासत को 3 राजकुमार संभाल रहे थे। इनमें मजला राजकुमार, जिसका नाम रामेंद्र नारायण राय था, वह इस कहानी का मुख्य पात्र है। शुरुआत ऐसे हुई कि 18 अप्रैल 1909 के रोज रामेंद्र को बवाल से दार्जिलिंग के लिए रवाना होना था, और उनके साथ उनकी पत्नी विभावती और उनकी पत्नी का भाई सत्येंद्र था, और साथ में थे 21 नौकर। इसके अलावा एक डॉक्टर भी उनके साथ था। दार्जिलिंग जाने का एक खास कारण था, जो कि रविंद्र नारायण था, क्योंकि रविंद्र नारायण को सिफिलिस नाम की एक बीमारी थी, जिसके चलते डॉक्टर ने उन्हें साफ हवा और पानी में कुछ वक्त पहाड़ों में बिताने की सलाह दी थी। रमेंद्र पूरे कारवां के साथ दार्जिलिंग पहुंचे, लेकिन कुछ रोज बाद ही रमेंद्र की तबीयत सुधारने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ने लगी और बिगड़ती चली गई, और 3 दिन के अंदर रामेंद्र की मृत्यु हो गई। दार्जिलिंग में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कोई आम आदमी होता तो नहीं पूछा जाता, लेकिन एक बड़े जमींदार की मौत हुई थी, इसलिए जल्द ही पूरी रियासत में कानाफूसी शुरू हो गई। लोगों ने शक जताना शुरू कर दिया कि रामेंद्र की हत्या में कोई षड्यंत्र है। मामला करोड़ों की प्रॉपर्टी का था, इसलिए आवाजें उठनी लाजमी भी थी। शरीफ खान नाम का एक दास, जो कि मजले राजकुमार के साथ दार्जिलिंग गया था, उसने यह कहना शुरू कर दिया कि राजा साहब को भयानक उल्टी हुई थी, जिसके कुछ छींटे उसके कपड़ों पर भी गिरे और उनमें सुराख हो गया। एक अफवाह यह भी उड़ी कि रामेंद्र को जिस शमशान घाट में जलाने के लिए ले जाया गया, उसका अंतिम संस्कार वहां हुआ ही नहीं, जबकि उसको कहीं और ले जा लिया गया था। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ी, और फिर 1 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि लोगों का शक और गहरा हो गया। रविंद्र की मौत के 1 साल बाद उसके बड़े भाई रणेंद्र की भी मौत हो गई, और उसके ठीक 3 साल बाद छोटे राजकुमार भी चल बसे। उस दौर में ब्रिटिश राज का एक सिस्टम हुआ करता था कि अगर जमींदारी संभालने वाला कोई नहीं है तो प्रॉपर्टी की देखरेख सरकार अपने हाथ में ले लेती थी। ऐसा ही इस रियासत के साथ भी हो गया था। राजकुमारों की मौत के बाद तीनों राजकुमारों की बीवियां अपने अपने मायके चली गई थी, और रियासत का कामकाज कोर्ट ऑफ वर्ड्स नाम की एक सरकारी डिपार्टमेंट ने ले लिया था। संभव था कि कहानी यहीं खत्म हो जाती, लेकिन फिर इस कहानी में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसने रियासत में एक बार फिर से अफवाहों के बाजार को गर्म कर दिया। ढाका के पास एक नदी बहती है, बुरीगंगा। 21वीं सदी में ये बांग्लादेश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। नदी को छिपाने के लिए एक दीवार तक बना दी गई है, लेकिन एक वक्त था यहाँ पर रिवर फ्रंट हुआ करता था, और लोग शाम को ठंडी हवा लेने के लिए नदी के किनारे जाया करते थे। दिसंबर 1920 या जनवरी 1921 की बात होगी कि नदी के किनारे एक सन्यासी को घूमता हुआ देखा गया। लंबे बाल थे, लंबी दाढ़ी, और ये साधु सिर्फ एक लंगोट पहने हुए था और अपने पूरे शरीर पर अच्छी तरीके से राख मला हुआ था। 4 महीने तक वह नदी के किनारे ध्यान लगाने बैठता था, लेकिन जैसा भारत में आमतौर पर होता है,
लोग साधु सन्यासियों की इज्जत करते हैं और उनसे वरदान मिलने के लालच में उनकी सेवा भी करते हैं। इसलिए लोग धीरे धीरे साधु महाराज के पास अपनी बीमारी का इलाज पाने के लिए जाने लगे। दिन गुजरने लगे। फिर पता नहीं अचानक कैसे शहर में यह अफवाह फैल गई कि यह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि भवाल के मजले राजकुमार रामेंद्र नारायण ही हैं। और यह बात राजपरिवार में रमेंद्र की बड़ी बहन तक पहुंच गई। 3 मई को उनने अपने बेटे को सन्यासी के पास भेजा। उसने वापस आकर बताया कि हाँ, सन्यासी का चेहरा बिल्कुल रामेंद्र से मिलता जुलता है, लेकिन इस बात की पुष्टि करने का उसके पास कोई भी जरिया नहीं था। किसी ने सुझाया कि सन्यासी को जयदेवपुर लेकर आना चाहिए और 12 अप्रैल 1921 को सन्यासी को हाथी में बिठाकर जयदेवपुर लाया गया। सन्यासी ने हाथी के ऊपर बैठकर अपनी गर्दन नीचे की हुई थी और उसका नीचे और जमीन में देखने का तरीका बिल्कुल वैसा था जैसा कि रमेंद्र का था। परिवार ने अगले कुछ रोज सन्यासी को अपने घर पर ठहराया। परिवार ने उसे राजकुमार रमेंद्र की तस्वीरें दिखाई। तस्वीरें देखकर वह अचानक रोने लगा। ज्योति मौर्य ने पूछा कि आप साधु होकर क्यों रो रहे हैं? इस पर उसने जवाब दिया, माया के कारण। इसके बाद ज्योति मौर्य ने उसे अपने भाई की कहानी सुनाई और उसने बताया कि उसका भाई रामेंद्र दार्जिलिंग में मर गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसका दाह संस्कार हुआ और जबकि कुछ कहते हैं कि उसका दाह संस्कार नहीं हुआ। यह सुनकर सन्यासी ने अपने आंसू पोंछे और एकदम बोल पड़ा, नहीं, ये सच नहीं है। उसे जलाया नहीं गया, वो जिंदा है। जब मैंने उससे पूछा कि उसका भाई कहाँ है, तो सन्यासी ने कुछ भी आगे बोलने से इनकार कर दिया। 1921 के मई महीने में ज्योतिर्मयी और राजपरिवार के कई लोगों को यकीन हो गया कि यह सन्यासी ही रमेंद्र है, लेकिन सन्यासी खुद यह बात मानने को तैयार नहीं था। सवालों से तंग होकर वह गांव छोड़कर चला गया। वहां से वह 1 हफ्ते बाद वापस लौटा। इस बार ज्योतिर्मयी ने उसे कहा कि वह उसके शरीर के सारे निशान देखना चाहती है। 4 मई को जयदेवपुर में भीड़ लग गई। ज्योतिर्मयी के बेटों के साथ ज्योतिर्मयी ने रामेंद्र के शरीर के सारे निशान मैच किए और देखा ये सारे वही निशान थे जो रामेंद्र के शरीर पर थे। बाकी सन्यासी अभी भी मानने को तैयार नहीं था। अंत में ज्योतिर्मयी ने उससे कहा कि अगर वह यह बात स्वीकार नहीं करेगा तो वो खाना पीना छोड़ देंगे। और इसके बाद दोपहर के वक्त सन्यासी को भीड़ के सामने लाया गया। भीड़ में से किसी ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? का जवाब देते हुए सन्यासी ने कहा कि मेरा नाम रामेंद्र नारायण है। यह सुनकर सभी हक्के बक्के रह गए, लेकिन भीड़ में ही लोगों ने कहा कि हमें विश्वास नहीं तो तुम अपने माता पिता के बारे में बताओ। तो सन्यासी ने अपने माता पिता यानी कि राजा और रानी का नाम बता दिया। भीड़ में लोगों ने कहा कि राजा और रानी का नाम तो सभी को पता रहता है, आप अपने दादा दादी के बारे में हमें बताइए। रमेंद्र ने सारी बातें अपने दादा दादी के बारे में भीड़ को और ज्योतिर्मयी के सामने रख दी। यह देखकर चारों ओर जय जयकार होने लगी। यह सब हो रहा था उस समय रविंद्र की पत्नी विभावती कलकत्ता में रह रही थी। तो जाहिर सी बात है उसकी पत्नी तक यह बात पहुंचाई गई कि उसका पति जिंदा है। इसके बाद एक मीटिंग बिठाई गई जिसमें यह फैसला हुआ कि चूंकि रियासत के वारिस जमींदार सन्यासी यानी कि रामेंद्र नारायण वापस आ गए हैं, इसलिए इस रियासत का असली राज हमें वापस मिल जाना चाहिए, जो कि अभी सरकार के पास है। पर सरकार यह नहीं चाहती थी, इसलिए सरकार इस पे टांग अड़ा सकती थी। जब सरकार इस काम में अड़ंगा डालना चाहती थी तो सभी लोगों ने चंदा इकट्ठा करके एक मेजॉरिटी यूनिट बनाई जिसमें वो सब चाहते थे कि सन्यासी यानी कि जमींदार को उसका हक वापस मिले, और इसके लिए उनने आंदोलन करना शुरू कर दिया। पर कानूनी लड़ाई शुरू होती इससे पहले सरकार ने अपना दांव खेल दिया। सरकार की ओर से तत्कालीन ढाका के कलेक्टर J.H. लिंसे ने एक नोटिस पूरे शहर में लगवा दिया और इस नोटिस में ये लिखा गया था कि भवाल रियासत के सभी किराएदारों को सूचित किया जाता है कि राजा रमेंद्र के अंतिम संस्कार के जाने के पुख्ता सबूत सरकार के पास मौजूद हैं। इससे पता चलता है कि खुद को रमेंद्र बताने वाला साधु एक बहरूपिया है, इसलिए जो कोई उसका किराया चुकाएगा ऐसे में अपनी हरकत का जिम्मेदार वह खुद होगा। 10 जून को मिर्जापुर, जो कि बंगाल में था, वहां के लोगों ने एक विद्रोह की चिंगारी छेड़ी जिसमें उन्होंने सरकार से कहा सन्यासी यानी कि रमेंद्र को उसका हक मिलना चाहिए। इस प्रदर्शन के दौरान सरकार की ओर से गोली चली और एक शख्स की मौत हो गई। और यहाँ से इस कहानी ने एक नया मोड़ लिया जो कि सीधा जाकर कोर्ट के आगे रुका। 8 मई 1909 की तारीख
रमेंद्र की मृत्यु हुई। उसे जलाने के लिए शमशान घाट ले जाया गया। लकड़ियां लगाई जा रही हैं, पर इसी बीच में कहीं से तेज बारिश और तूफान आने लगता है, जिससे कि लोग उस जगह को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और जिससे कि वो चिता को नहीं जला पाते। चिता को नहीं जलाने के कारण शव वहीं पर पड़ा रहा और रात बहुत हो गई, तो इसलिए सभी लोग वहां से चले गए। रात को कुछ नागा साधु शमशान से होते हुए गुजरे। उन्हें शव मिला। उन्हें शव को देखा और वो शव को अपने साथ ले गए। तभी चमत्कार जैसा कुछ होता है और पता चलता है कि रमेंद्र मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। नागा साधु उसकी देखभाल करते हैं और धीरे धीरे रमेंद्र चंगा हो जाता है। परंतु बात यह होती कि इस सब घटना में रमेंद्र की याददाश्त चली जाती है। फिर इसके बाद इन सब में रमेंद्र एक नागा साधु को अपना गुरु बना लेता है और उसी नागा साधु के साथ विचरने लगता है। विचरते विचरते वो एक समय पे ढाका पहुंच जाता है और विचरते विचरते ही एक दिन उसकी मुलाकात ज्योतिर्मयी से हो जाती है। उसके बाद ज्योतिर्मयी जब उसे फोटो दिखाती है तो फोटो को दिखाकर उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और यह निष्कर्ष निकलता है कि यह एक षड्यंत्र था और यह षड्यंत्र उसकी पत्नी विभावती और उसके भाई सत्येंद्र ने मिलकर रचा था, जो कि उस जायदाद को हड़पना चाहते थे। यह केस ढाका सेशन कोर्ट में सुना जा रहा था और सुनवाई करने वाले जज का नाम था पन्नालाल बोस। केस दो तरफ से लड़ा जा रहा था। पक्ष में थे सन्यासी यानी कि रमेंद्र नारायण और विपक्ष में थी उनकी पत्नी विभावती, जिनने की षड्यंत्र से उन्हें मारा था और सारी की सारी जायदाद हड़पने की कोशिश की थी। कोर्ट में अलग अलग तर्क पेश किए गए। विपक्ष ने कहा कि सन्यासी जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो कैसे कोई जमींदार हो सकता है। और इसके विरोध में जो सन्यासी का पक्ष है उनने कहा कि रमेंद्र पहले से ही पढ़ने लिखने में कमजोर था, इसलिए उसे चीजें समझ में नहीं आती थी। विपक्ष की ओर से अगला तर्क यह दिया गया कि अगर यह सन्यासी रमेंद्र है तो इसके अंदर सिफिलिस के कोई लक्षण क्यों नहीं है, क्योंकि रमेंद्र को सिफिलिस की बीमारी थी। तो पक्ष ने यह कहा कि समय के साथ साथ हो सकता है कि सिफिलिस की बीमारी अपने आप ठीक हो गई हो। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि रविंद्र को सिफिलिस होने का कोई पक्का सबूत भी मौजूद नहीं था। इसके बाद विपक्ष ने एक सबूत पेश किया और यह सबूत था धर्मदास। धर्मदास एक नागा साधु थे। तो धर्मदास ने रविंद्र को देखा और कहा कि यह मेरा शिष्य है। धर्मदास ने बताया कि नागा साधु बनने से पहले सुंदरदास का असली नाम मान सिंह था और वो लाहौर का रहने वाला है। के अनुसार उनने कभी भी उसे किसी चिता से नहीं उठाया था और इस बात से उनका कोई संबंध नहीं है। इस दौरान धर्मदास से कई सप्ताह तक पूछताछ की गई और इसमें वादी पक्ष ने भी धर्मदास से कई बार पूछताछ की और वादी पक्ष का कहना था कि धर्मदास एक फेक गवाह है, जैसे कि सरकार की ओर से समझा बुझाकर भेजा गया है या फिर पैसों का लालच दिया गया है। वादी पक्ष ने अपनी ओर से कई और सारे ऐसे सबूत पेश किए गए जिसमें यह कहा गया कि सन्यासी ही रमेंद्र है। यह केस 1933 से लेकर 1936 तक चला और आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला दिया। जज ने 532 पेजों की एक फाइल बनाई जिससे वो उनने खुद अपने पेन से लिखा और इसके लिए उनने किसी टाइपराइटर की मदद भी ना ली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका फैसला कहीं से लीक हो। इसलिए वो अपने फैसले की उस फाइल को अपने ही एक लॉकर में रखते और उसकी चाबी हमेशा अपने तकिए के नीचे रखते। पन्नालाल ने वादी के पक्ष में यह फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट का मानना है कि सन्यासी ही रमेंद्र है। यह सुनते ही पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। खास करके अंग्रेज हुकूमत यह सुनकर हैरान हो गई कि कैसे एक भारतीय जज ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ फैसला सुना दिया। पन्नालाल ने अपने फैसले में साथ ही यह कहा कि जो उनके सामने कई कागज पेश किए गए वो बहुत सारे कागज जाली थे और जो गवाह पेश किए गए बहुत सारे गवाहों को सिखा के भेजा गया था और इसी आधार पर कोर्ट यह फैसला लेती है कि जो सन्यासी है यही रमेंद्र है। और आखिरकार इस फैसले को आगे भी चैलेंज किया गया, परंतु इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार रमेंद्र इस केस को जीते, लेकिन अंत में एक घटना हो गई। जिस दिन रमेंद्र इस केस को जीते वो मंदिर में पूजा कर रहे थे और पूजा करते करते उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और इस दिल के दौरे पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। विभावती ने इस मौके पर कहा कि यह ऊपर वाले का इंसाफ है। दोस्तों, अब आप ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो सन्यासी था क्या वही वास्तव में जमींदार रमेंद्र था या फिर वो कोई फर्जी बाबा था। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।